अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस दुपट्टे से अपना सर ढांप लो और मेरे साथ बाहर निकलो। मैंने सोनिया से कहा। सोनिया ने कपकपाई हुई आवाज़ में पूछा, हम कहाँ जाएंगे आमिर? मैंने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ तकरीबन खींचते हुए कहा, यह वक्त ऐसी बातें पूछने का नहीं है सोनिया, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, यहाँ किसी वक्त कोई भी आ सकता है। अंधेरी रात में हम मकान से निकलकर बाहर खेत में आ गए। सोनिया ने दुपट्टा अपने सर के ऊपर लपेट रखा था। अब वो भी सीखने यानी सीख औरत लगती थी। रात के 10 साढ़े 10 बजे का अमल होगा। आसमान पर जो बादल दिन भर से छाए हुए थे, अब उनमें हल्की सी गरज सुनाई दी। नहर पर आकर मैंने बावली की तरफ जाने की बजाय कंपनी बाग वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि बावली वाला रास्ता ना सिर्फ तारीख बल्कि सुनसान था। कंपनी बाग वाला रास्ता आगे जाकर सुनसान नहीं रहता था, क्योंकि उसके आगे नहर की दोनों जानब कोठियाँ शुरू हो जाती थीं। गर्मियों की रातों में 10 साढ़े 10 बजे तक लोग कंपनी बाग के आसपास सैर सपाटे में मशगूल रहते थे। मैंने नहर के किनारे चलते चलते सोनिया को अपने बारे में मुख्तसर लफ्ज़ों में बहुत कुछ बताया और उसकी तलाश में किन किन होशरुबा हालात से गुजरा। सोनिया ने भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते थे। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि अब उसे फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, इंशाअल्लाह हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अपने वतन पहुंच जाएंगे और उसे भी मिस्र उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। मैंने अभी तक यह नहीं बताया था कि मिस्र में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालदा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हकीकत यह है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ अब जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमें अपनी पड़ी हुई थी। सोनिया ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सीधे बॉर्डर की तरफ जाएंगे? मैंने उसे बताया कि यहाँ हमारा एक अपना आदमी मौजूद है। बातें करते हम नहर के उस इलाके से गुजर रहे थे जहाँ दोनों जानब कोठियाँ थीं। उनके लान में कहीं कहीं लोग मच्छरदानियाँ लगाकर सो रहे थे, कहीं लान में पंखे लगाकर बैठे खुश गप्पों में महव थे। आगे एक सड़क आ गई। मैंने यहाँ सड़क के नीचे होकर दूसरी जानब कंपनी बाग के फूलों भरे तख्तों की तरफ देखा। मैंने सोनिया को साथ लिया और बाएं जानब डंडा पुलिस लाइन के सामने से होकर ईदगाह वाले पुराने रेलवे फाटक पर आ गया। फाटक खुला था। फाटक पार कर लिया। सामने आराम बाग के इलाके की रोशनियां नजर आ रही थीं। हमारा आदमी इस बस्ती के एक बाजार में था। आपने शुरू में उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। उसका नाम तो कुछ और था, मगर हम उसे चोटी के लक़ब से याद करते थे। चोटी ने राम बाग के एक बाजार में होटल खोल रखा था और यहाँ उसका हिंदवाना नाम था, जो मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता, बल्कि एहतियात के तौर पर इस दफ़ा मैंने इलाके का नाम भी बदल दिया है। मुझे और सोनिया को जाते देखकर किसी को ज़रा सा भी शक नहीं हो सका था कि हम दोनों सिख और सिखनी नहीं हैं। जब मैं चोटी के होटल में दाखिल हुआ तो वो भी मुझे पहचान न सका। वो काउंटर के पास ही कुर्सी पर बैठा कोका कोला पी रहा था। काउंटर पर उसका मुंशी हिसाब किताब करने में मसरूफ़ था। होटल के बड़े कमरे में दूसरे नौकर फर्ज हो रहे थे। रात के 11 बजने वाले थे। चोटी ने हमारी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, भोजन भाजी ख़त्म हो चुका है, कमरे भी सारे बुक हैं। मैं और सोनिया कोने में जाकर कुर्सियों को सीधा करके बैठ गया। अब चोटी ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और उठकर खुद हमारे पास आया और बोला, सरदार जी मुझे क्षमा करें, इस वक्त हमारे पास कमरा भी नहीं है और भोजन भी खलास है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। चोटी चूँकि काम ही इस किस्म का करता था, इसलिए उसका माथा ठनका और सिगरेट सुलगाते हुए उसने पीछे देखकर मुंशी से कहा, हीरा लाल, काम ख़त्म हो गया है तो तुम चले जाओ, रात काफ़ी हो गई है। चोटी हमारे पास आ गया, मगर उसने अपने किसी अंदाज से यह ज़हर न होने दिया कि वो हमें अपना आदमी समझता है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब मुँह ले जाकर उसका असली मुसलमानों वाला नाम लेकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो एक सेकंड के लिए साका सा होकर मुझे तकने लगा जहाँ दीदा आदमी था, और फिर मैंने उसके पास काफ़ी वक्त गुजारा था। फ़ौरन पहचान गया और मेरा हाथ दबाकर आहिस्ता से कहा, आमिर। मैंने कहा, अब यह नाम फिर मत लेना। चोटी उठा और एक नौकर की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओए तोताराम, चाय के 2 कप बना कर लो। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सरदार जी क्षमा करो कि हम इस वक्त आपको चाय के साथ डबल रोटी के 2-4 स्लाइस ही पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हमारी गाड़ी लेट हो गई थी, सोचा बार साहब जाकर कुछ भोजन पानी कर लें, मगर रास्ते में आपका ढाबा देखा तो रुक गए कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। चोटी ने अब हमसे कोई बात ना की।
वो वापस काउंटर पर जाकर बैठ गया और उसका मुंशी रजिस्टर बंद करके उसे राम राम करता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद हमारे सामने चाय और सलाइस आ गया। मैं और सोनिया चाय पीने और सलाइस खाने लगे। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या ये हमारा एजेंट है? मैंने सरगोशी में कहा, यह हमारा बाकायदा एजेंट नहीं है, असल में ये स्मगलरों का यहाँ सरदार है, लेकिन इसकी हमदर्दियाँ हमारे मुल्क के साथ हैं और मेरा पुराना दोस्त है। ये हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। सोनिया दोनों सलाइस खा गई। शायद एक अरसे के बाद उसे इत्मीनान से कुछ खाने का मौका मिला था। जब होटल का आखिरी नौकर भी चला गया तो चोटी अपनी कमीज़ को हवा देता हुआ एक भारतीय फिल्मी गाना गुनगुनाता हमारे करीब आया और बोला, आमिर, तुम्हें ऊपर वाली मंजिल में वो कमरा तो नहीं भूला होगा जहाँ तुम अक्सर आकर ठहरा करते थे। मैंने कोई जवाब देने की बजाय सोनिया को इशारा किया। हम उठे और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ साथ साथ 3 कमरे थे। मुझे माजी का वो ज़माना याद आ गया जब मैं अपने मिशन के लिए पहली बार चोटी के आदमियों की वसात से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ आया था। मैं कोने वाले कमरे में आकर ठहरा था। इसके बाद अपने मिशन के सिलसिले में जब भी मेरा अमृतसर आना होता तो इसी कमरे में रात बसर किया करता था। हम कमरे में आ गया। कमरे में वही पलंग, संगार, मेज़, 2 कुर्सियाँ और छोटी गोल मेज़ पड़ी थी। मैंने छत का पंखा चला दिया। थोड़ी देर बाद चोटी भी आ गया। उसने आते ही पूछा, ये औरत कौन है? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बताया कि ये हमारे वतन की एक अमानत है जो दुश्मन के मुल्क में कैद थी। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं इसे अपने साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। वो सोच में पड़ गया। सिगरेट फर्श पर फेंक कर पाँव तले मसला और कुर्सी पर बैठ गया। आजकल बॉर्डर की हालत बड़ी ख़तरनाक है। सिक्योरिटी फ़ोर्स के साथ इंडियन फ़ौज भी गश्त लगाती है। खुद हमने अपने आदमियों को आने से मना कर रखा है। तुम मेरे दोस्त हो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने वतन से बेपनाह प्यार भी करते हो। तुमने पाकिस्तान के लिए यहाँ रहकर बहुत काम किया है और कई बार अपनी जान तक खतरे में डाली है। ये भी वतन अजीज़ की जानब से हम पर एक आयद फ़र्ज है जिसे हमें अदा करना है। अगर मुझे नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि कम अज़ कम सोनिया को भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचा दो। मैंने चोटी से कहा। चोटी उठते हुए बोला, अभी तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे। अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ 2 पलंग हैं। मैं सोनिया को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। इसके कमरे में सोना भी मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, सोनिया इस कमरे में ही सोएगी, मैं कमरे के बाहर चारपाई बिछा कर लेट जाऊँगा। चोटी बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी है, मगर मुँह अंधेरे तुम्हें कमरे के अंदर चले जाना होगा, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हिंदू नौकर आ जाते हैं। तुम लोगों को यहाँ बेहद एहतियात करनी होगी। सोनिया को भी समझा देना कि ये किसी से गैर ज़रूरी बात न करे। वो चला गया। मैंने सोनिया की अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दिया और कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीवार के साथ एक चारपाई लगी थी। उसे कमरे के आगे डाला और खाली चारपाई पर लेट गया। ऊपर आसमान नजर आ रहा था। बादल अब गरज नहीं रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही थी। ठंडी हवा का झोंका कभी कभी आ जाता था। सोनिया ने अंदर से कुंडी चढ़ाई थी। 2 दिन तक हम उस होटल में तकरीबन रिपोशी की हालत में रहे। तीसरे दिन हमारे दोस्त चोटी ने बताया कि उसने एक खास आदमी को यह पैगाम देकर बॉर्डर पार भेजा है कि हम दोनों को सरहद पार ले जाने का कोई दूसरा जरिया इख्तियार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरहद सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के दस्तों की गश्त दिन रात जारी रहती है और ऐसी सूरत में किसी अनाड़ी लड़की का बॉर्डर क्रॉस कराना खतरनाक हो सकता है। मुझे उसका यह तरीक़ाकार कुछ नामुनासिब लगा, क्योंकि मैं इस मामले में हाई कमांड को मुलव्वस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एक रोज़ मुझे चोटी ने आकर बताया कि सरहद पार से एक आदमी मुझसे मुलाकात के लिए खसूसी तौर पर भेजा गया है, तो मैं दिल में कुछ हैरान सा हुआ, क्योंकि यह मसला इतना संगीन और इस कदर अहमियत का हामिल नहीं था। बहरहाल मुझे इस अमर से खुशी हुई कि सोनिया अब वापस अपनी माँ के पास पहुँचा दी जाएगी। कम अज़ कम उसकी मुसीबतें तो ख़त्म होंगी। जो आदमी सरहद पर से आया था उसने अमृतसर में दाखिल होते ही मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। चोटी उसे लेकर मेरे कमरे में आ गया। सोनिया दूसरे कमरे में सो रही थी। सरहद पार से आने वाला आदमी हिंदू जोगी के भेष में था और मेरे कमरे में तुलसीदास की लिखी हुई रामायण के अशार गिनगिनाता हुआ दाखिल हुआ। हम दोनों ही ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया हम वही हैं जो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसने एक ख़ास कोड लफ्ज़ बोला। मैंने भी उसका जवाब कोड लफ्ज़ में ही दिया, तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। चोटी को उसने पहले ही नीचे भेज दिया था। दरवाज़ा बंद करते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया।
اور بولا ہم کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھے، ہم نے بھارت کے کئی شہروں میں اپنے خفیہ آدمیوں سے تمہارے بارے میں پوچھا، مگر کسی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میں ایک طویل اور دشوار جد و جہد کے بعد سونیا کو دشمن کی قید سے نکال لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کے ساتھ سرحد پار کر کے اپنے پیارے وطن پہنچ جاؤں۔ اپنے خفیہ ایجنٹ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سونیا کی تم فکر نہ کرو، ہم اسے پاکستان پہنچا دیں گے، لیکن تمہیں یہاں سے یورپ کے ایک ملک میں جانا ہوگا۔ میں اپنے ایجنٹ کا سادھوں والا چہرہ تکنے لگا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا، میں یورپ جا کر کیا کروں گا؟ جب میں نے اسے یہی سوال کیا تو اس نے میرے کاندھے کو آہستہ سے دبایا اور بولا، یہ سب کچھ تمہیں بہت جلد بتا دیا جائے گا، اب تم جلدی سے سونیا کو تیار کرو، تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم رات 9:15 بجے والی گاڑی میں چندی گڑھ روانہ ہو جائیں گے۔ چندی گڑھ؟ میں نے استفسار کیا تو اپنے ایجنٹ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیا۔ میں چپ ہو گیا۔ اس نے میرے قریب ہو کر کہا، اس ہوٹل والے دوست کو بھی مت بتانا کہ تم چندی گڑھ جا رہے ہو، میں تمہیں امرتسر ریلوے اسٹیشن پر ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد چوٹی میرے کمرے میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا پروگرام بنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا ایجنٹ ہمیں رات کو پتلی گھر کے قریب کسی جگہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، جہاں سے وہ رات کے پچھلے پیر ہمیں لے کر سرحد کی طرف روانہ ہوگا۔ چوٹی کو میں نے چندی گڑھ کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ چوٹی بولا، یہ لوگ تمہیں بارڈر کراس کرا دیں گے عامر، کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہماری پہنچ تو بڑی محدود ہے۔ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ پتلی گھر کہاں جانا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں، ایک خاص جگہ پہنچنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ چوٹی نے فوراً کہا، تو پھر جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں میرے نوکروں کی نظر میں آ گئے ہو، کہیں کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، مجھے یہی ڈر ہے۔ میں نے سونیا کو جا کر ساری بات سمجھائی، وہ اسی وقت تیار ہو گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ہوٹل سے نکل کر ہار بازار میں سے گزرتے دروازے پر آ کر ایک سائیکل رکشہ کروایا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اگرچہ گاڑی چھوڑنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن میں یہ وقت ریلوے اسٹیشن پر گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے چندی گڑھ کے 2 ٹکٹ خریدے اور سونیا کے ساتھ پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں سر سے پاؤں تک سکھ بنا ہوا تھا اور سونیا بھی سکھ نہیں لگتی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے دوپٹے کا ذرا سا گھونگھٹ یوں نکال کر رکھے کہ آسانی سے کوئی اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ میری نگاہیں پلیٹ فارم کی روشنیوں اور مسافروں کے ہجوم میں اپنے ایجنٹ سادھو کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے جیب سے گرنتھ صاحب کا گنگا نکالا اور اس کا بآواز بلند ورد شروع کر دیا۔ میں انٹیلیجنس والوں کی نظروں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بڑی مشکل سے 1.25 گھنٹہ گزرا۔ ہمارے بینچ پر سونیا کی دوسری جانب ایک ہندو عورت بیٹھی تھی۔ اس نے سونیا سے باتیں شروع کر دیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ سونیا نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہندو عورت سے کہا، بہن جی، میری پتنی گونگی ہے۔ ہندو عورت کسی قدر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی، رام رام، اتنی سندر پتنی اور گونگی، پربھو کی لیلا ہے۔ میں دوبارہ گرنتھ کی بانی پڑھنے لگا۔ سونیا کو میں نے اشارہ دے دیا تھا کہ اب وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ یہ پیش بندی میں نے اس لیے کی تھی کہ سونیا کے منہ سے بے احتیاطی سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہمیں کسی مشکل میں پھنسا سکتا تھا۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی نقل و حرکت میں تیزی آ گئی۔ سکھ اور ہندو کلی ریلوے لائن کے قریب پلیٹ فارم کے کنارے پر قطار بنا کر بیٹھتے چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ چندی گڑھ جانے والی گاڑی شیڈ سے آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے ڈبے آ کر پلیٹ فارم پر لگے۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی سامان اٹھائے ڈبے کی طرف بڑھا۔ عجیب افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا جو ہمارے لیے بڑا سازگار تھا۔ ہندو عورت بھی اپنے بچے کو لے کر کلی کے سر پر سامان رکھوا کر گاڑی کی طرف چلی گئی۔ ہماری بینچ خالی ہو گئی۔ میں نے سونیا کی طرف دیکھے بغیر کہا، اب تم گونگی ہی بنی رہنا، ہمارا آدمی بس آتا ہی ہوگا۔ سونیا نے سرگوشی میں کہا، اگر وہ نہ آیا تو کیا کریں گے؟ میں نے بڑے سکون سے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ جملہ میری زبان پر ہی تھا کہ مجھے پلیٹ فارم پر اپنا ایجنٹ ساتھ ہوا تھا دکھائی دیا۔ وہ بڑی شان بے نیازی سے چلتا ہوا ہمارے قریبی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ ریل گاڑی کی طرف تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سامنے والے ڈبے سے پیچھے کی جانب تیسرے ڈبے میں سوار ہو جاؤ، میں تمہیں چندی گڑھ کے اسٹیشن پر ملوں گا۔ جلندھر سے گاڑی بدلنی ہوگی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے سونیا کو لیا اور ایجنٹ کے کہنے کے مطابق ایک ڈبے میں مسافروں کے ساتھ ہی داخل ہو گیا۔ ڈبے میں کافی رش تھا۔ ہم دونوں مسافروں کے ساتھ ہی داخل ہو گئے۔
डब्बे में काफ़ी रश था। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर ही बैठ गया। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने वसल दिया और गाड़ी प्लेटफार्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जलंधर तक का फासला 40 मील है। ट्रेन चूँकि तकरीबन हर छोटे स्टेशन पर ठहरती थी, इसलिए यह सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जलंधर पहुंची। यहाँ से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जलंधर के प्लेटफार्म खाली रह गया। मैंने एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ की ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश करने लगी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में ही खा लिया था। मौसम यहाँ भी खुशगवार था। आसमान उसी तरह बरालूद था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफार्म पर जरा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ में हम क्यों आए हैं और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने उसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार पहुँचाया जाएगा। मैंने उसे ये बताने की ज़रूरत महसूस न की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक उसके साथ वतन नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेडी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने उसे 2 कप चाय ले लिए और पीने लगे। रेडी वाला हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। इतने में मुझे प्लेटफार्म के दरवाजे की जानिब अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु ही के भेष में चला रहा था। उसने हमें देख लिया था। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफार्म के फर्श पर आलती पालती मार कर बैठ गया। मैंने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेडी वाले को दिया। सोनिया का कप भी उसके हवाले किया। रेडी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग, रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेडी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेष बदल कर सुराग रसानी करने के कुछ अदाब और रसूल होते हैं। ये बात उन अदाब के मुनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफार्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह किसी रेडी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलट कर वापस आया तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज़ गार्डन है। तुम लोग रोज़ गार्डन के पिछले गेट के पास जाकर मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर वो प्लेटफार्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफार्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी थी। मैंने उसे वहीं बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दोहरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गुटखा हाथ में लिए गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पूह फट गई। प्लेटफार्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जलंधर से तैयार हुई थी। रवानगी से आध घंटे पहले ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लग गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और 3rd क्लास के एक डब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना लिया। डब्बे में चंद एक मुसाफिर ही थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुँह धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर दाढ़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा। सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली बर्थ पर लिटा दिया ताकि वो खामखा दूसरों की नज़रों में आने से बच जाए। डब्बे में मज़ीद कुछ हिंदू औरतें और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई। चंडीगढ़ का इलाका 7 मरतफा का इलाका है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन खिलाता है। इस इलाके में मैदानों और पहाड़ों की दोनों कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था। इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत थी कि मशरक़ी पंजाब का सदर मकाम था। दिन निकल आया था कि ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच गई। मैंने सोनिया को उठाया और हम स्टेशन से बाहर आ गया। एक साइकिल रिक्शे पर बैठे और उसे रोज़ गार्डन की तरफ चलने को कहा। साइकिल रिक्शा चंडीगढ़ की कुशादा साफ़ सुथरी सड़क पर चलने लगा। शहर बेदार हो चुका था। मुसाफिरों से भरी हुई बसें सड़क पर से गुजर रही थीं। रिक्शा वाले ने रोज़ गार्डन के करीब पहुंचकर पूछा कि हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे। मैंने कहा, भैया तुम हमें यहीं उतार दो, हम ब्लॉक खुद ही ढूंढ लेंगे। हम रोज़ गार्डन के एक भी गेट के पास है तो देखा कि हिंदू और सिख मर्द बाग की रोशों पर सैर करते फिर रहे थे। गेट की जानिब एक गहरा नाला था जिसमें दूर नीचे पानी बह रहा था। किनारे पर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी थीं। हम झाड़ियों के ओट में इस तरह बैठ गए जैसे सस्ता रहे हों। यहाँ ज़्यादा बैठने से हम पर शक किया जा सकता था। मैं उठकर झाड़ी के आगे यूँ टहलने लगा जैसे सैर करने वहाँ आया हूँ। दूर से एक टैक्सी आ रही थी। टैक्सी मेरे करीब आकर रुक गई। उस समय से हमारा एजेंट इस हुलिये में निकला कि उसने पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी। दाढ़ी मूंछ उसकी साधु के हुलिये में भी नहीं थी। मुझे देखते ही बोला,
मामा जी आइए, मैं टैक्सी ले आया हूँ। मामी जी कहाँ हैं? मैंने सोनिया को इशारा किया। वो झाड़ी की ओर से निकले। हम टैक्सी में सवार हो गए और टैक्सी किसी नामालूम मकाम की जानब रवाना हो गई। हमारा एजेंट अगली सीट पर बैठा था। उसने गर्दन घुमाकर कहा, मुझे पूरी आशा है मामा जी कि आपका वीज़ा आज लग जाएगा। क्षमा कर दीजिएगा, आपको वीज़े के लिए ये कष्ट उठाना पड़ा। मैं समझ गया कि हमें किसी मुल्क के हाई कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, मगर चंडीगढ़ में हमारे मुल्क का हाई कमीशन नहीं था। फिर हम किस मुल्क के हाई कमीशन में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने एजेंट से कहा, कष्ट की कोई बात नहीं है पुत्र, अब वही गुरु की कृपा से वीज़ा लग जाना चाहिए। आपका केस बड़ा स्पेशल है मामा जी, आप अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। ये सारी बातें हमारा एजेंट टैक्सी ड्राइवर को गोश गुजार कराने के लिए कह रहा था। यह उसका अपना तरीक़ाकार और हिकमत अमली थी। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। टैक्सी अब बड़े कुशादा और खूबसूरत इमारतों वाले इलाके में दाखिल हो गई थी। फिर वो एक शानदार बंगले के गेट की एक जानब रुक गई। मैंने बाहर निकलकर बंगले के बाहर लगा हुआ पीतल का बोर्ड पढ़ा। वहाँ हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में एक एशियाई मुल्क का नाम लिखा था। एजेंट ने टैक्सी वाले को रुखसत किया और हमें लेकर हाई कमीशन के गेट में दाखिल हो गया। अब वो हमारे बिल्कुल साथ चल रहा था। आहिस्ता से बोला, इस तरफ हाई कमीशन के दफातर हैं, यहाँ हम नहीं जाएंगे। सामने ही सड़क दाएं जानब छोटी सी कोठी की तरफ जाती थी। ये हाई कमिश्नर की रिहाइश गाह है, हम उधर को मुड़ जाएंगे। हम हाई कमिश्नर की रिहाइश गाह के एक भी बरामदे में आकर बांस की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारा एजेंट एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। सोनिया कहने लगी, ये तो हाई कमीशन है। मैंने आहिस्ता से कहा, लगता है हम इस मुल्क की वसासत से वतन पहुँचेंगे, अब कोई बात ना करना। कोई 10 मिनट के बाद हमारा एजेंट बाहर निकला और इशारे से हमें अपने साथ आने को कहा। हम एक सीजे सीजे कमरे में आ गए जो एयर कंडीशन था। उस कमरे से मुल्हक साथ साथ बने हुए 2 बेडरूम थे। एजेंट ने सोनिया को पहले वाले बेडरूम में ले जाने के बाद कहा, तुम यहाँ आराम करो, और मुझे दूसरे बेडरूम में ले आया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सिगरेट सुलगाते हुए बोला, अब तुम्हें सीख ही बने रहना होगा। सोनिया को हम इस हाई कमीशन की वसासत से कल शाम के वक्त नई दिल्ली और फिर वहाँ से बदरिया हवाई जहाज़ पाकिस्तान पहुँचा देंगे। सब इंतज़ाम हो चुका है। मैंने कहा, मेरे बारे में क्या हिदायत हैं? क्या मेरा यूरोप जाना बहुत ज़रूरी है? एजेंट ने सिगरेट का कश लगाया और सोफे पर बैठते हुए बोला, इस सिलसिले में तुम ज़रूरी हिदायत अपने बॉस से वसूल करोगे। थोड़ी देर में वो तुमसे फ़ोन पर बात करेगा।